हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर आज कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3। पार्ट 3 हम अपना कंटिन्यू करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से। और उससे पहले हमने जो पुराना पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा। पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के टॉपिक से। इसमें सबसे पहले आता है क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? बहुत सारे प्लांट्स एक ही फील्ड में एक साथ लगाने को क्या कहते हैं? क्रॉप। बहुत सारे प्लांट्स का एक ही फील्ड में एक साथ होने को कहते हैं क्रॉप। क्रॉप दो तरह की होती है, कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती है और रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। उसके अलावा हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स होते हैं, यानी ये 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कोई भी एग्रीकल्चर के लिए, मीन्स कोई भी क्रॉप लगाने के लिए। कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इरिगेशन तक कर लिया है। आज हम कवर करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं? सॉइल को क्या करते हैं? टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं, मीन्स उसको इस तरह का बनाते हैं कि उसमें जो भी हम अपना सीड लगाएंगे वो आसानी से ज़्यादा अंदर तक लग सके। ठीक है। और इस प्रोसेस को सॉइल के टर्न करने को या लूज़ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉइल के टर्न या लूज़ करने के प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। ठीक है। उसके अलावा आगे हमने देखा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि सॉइल टिल करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट देखा था हमने प्लग, देन देखा था हमने हो, एंड देन थर्ड पर देखा था हमने कल्टीवेटर। क्या? कल्टीवेटर। चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है किसी भी बीज के बोने को ही क्या कहते हैं? सोइंग। बीज के बोने को ही क्या कहते हैं? सोइंग, यानी सीड के दबाने को ही क्या कहते हैं? मिट्टी में सोइंग कहते हैं। और जो सीड है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? सोइंग से पहले, यानी उसे लगाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? सीड गुड क्वालिटी की, यानी अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और हेल्दी सीड होनी चाहिए। ठीक है जी। सीड लगाने के तरीके देखे थे हमने, 2 तरीके देखे थे सीड लगाने के। फर्स्ट था ट्रेडिशनल टूल, जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से सीड लगाते हैं, एंड नेक्स्ट हमने देखा था सीड ड्रिल, जिसमें सीड ड्रिल की हेल्प से क्या करते हैं? सोइंग करते हैं, मीन्स सीड लगाते हैं जी। उसके बाद हमने देखा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? सबसे पहले हमने अपनी क्या कर ली? सॉइल की प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद हमने सोइंग मीन्स अपना बीज लगा दिया। अब थर्ड स्टेप है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करते हैं सॉइल में? ताकि सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाए, ताकि सॉइल में न्यूट्रिशंस बढ़ जाएं। प्लांट न्यूट्रिशंस कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो सॉइल में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए क्या डालते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? केमिकल्स, ऐसे जो कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं और जो रिच होते हैं किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा हमने देखा था एक और तरीका भी होता है सॉइल की न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का, वो होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हमने क्या देखा था? बार बार मान लीजिए हम हर बार अपनी क्रॉप लगाते हैं तो हर बार सेम क्रॉप ना लगाकर बदल बदल कर क्रॉप लगाएं। मान लीजिए हमने सबसे पहले लगाई हमारी लेग्यूम की क्रॉप, कई की लेग्यूम की क्रॉप। उसके बाद हम कई की लगाएंगे, फिर से लेग्यूम की नहीं लगाएंगे, फिर से लगाएंगे व्हीट की क्रॉप। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो लेग्यूम की क्रॉप होती है, लेग्यूम के प्लांट की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स सॉइल में को कन्वर्ट कर देता है। अब सॉइल में नाइट्रोजन आ गई तो अब हम व्हीट आसानी से लगा सकते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसी को कहते हैं क्या? क्रॉप रोटेशन जी। उसके अलावा हमने क्या देखा था? फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस देखा था, ये आप लोग देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक देखा था इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है हमारी क्रॉप में या फील्ड में जब पानी की कमी हो जाती है, पानी पहुंचाने को ही क्या कहते हैं? इरिगेशन। हमारे क्रॉप को सॉइल से वाटर की ज़रूरत होती है। अब हमारी सॉइल में वाटर कहाँ से आएगा? हमें रेगुलर वाटर देना पड़ता है हमारी फील्ड को या सॉइल को, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे। तो वो जो पानी पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, पानी देना ही क्रॉप को या किसी सॉइल को, फील्ड को, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इरिगेशन।
रेगुलर इंटरवल पर वाटरिंग करना किसी भी फील्ड में, किसी भी क्रॉप में, उसको कहते हैं क्या? इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन देखे थे हमने जी, कहाँ से सोर्स ऑफ इरिगेशन देखे थे हमने? वेल्स से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल, यहाँ सब, इन सब चीज़ों से हम पानी लेकर क्रॉप को दे सकते हैं जी। जिसमें हमने 2 मेथड देखे थे, एक था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, कौन कौन से तरीके देखे थे? इसमें देखा था हमने मोट, उसके अलावा देखा था चेन पंप, देख ली, और लास्ट देखा था हमने क्या? राहत। गॉट इट? आगे देखते हैं। मॉडर्न मेथड में हमने क्या देखे थे? हमने इसमें 2 सिस्टम देखे थे। कौन कौन से मॉडर्न मेथड में कौन कौन से सिस्टम देखे थे हमने? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ाए गए हैं ये, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो फिर आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स होती हैं घासें। आपने सबने देखी होंगी घासें, उनको कोई उगाता नहीं है, उनको कोई पानी नहीं डालता है, उनको कोई मिनरल नहीं, वो मैन्योर नहीं डालता है, वो खुद ब खुद कहीं भी ग्रो हो जाती हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? वीड्स, घासों को। ठीक है, अब अगर हमने अपनी कोई क्रॉप लगाई है, अब उसमें अगर घासें आ गई हैं, तो हम किस तरह प्रोटेक्शन करें, किस तरह बचाएं अपनी क्रॉप को घासों से, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बोझो एंड पहेली वेंट टू देयर नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plant। बोझो और पहेली कहाँ गए? एक वीट की फील्ड में गए। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वीट के अलावा और भी प्लांट्स ग्रो थे। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। वहाँ कुछ ऐसे प्लांट ग्रो थे जिनको उगाया नहीं गया था, वो खुद ब खुद ग्रो हो गए थे। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और इन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को, इन्हीं प्लांट्स को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? वीड्स। हिंदी में कहते हैं घासें। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और वीड को रिमूव करने के तरीके को ही क्या कहते हैं? वीडिंग। वीड्स के रिमूव करने को तरीके को क्या कहते हैं? वीडिंग। यानी घासों को हटाने को क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। और ये वीडिंग करना ज़रूरी क्यों होता है? मीन्स वीड्स को हटाना ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो क्रॉप प्लांट है ये इसके पास उगते हैं, फिर हर चीज़ को ये बांटेंगे, वाटर लेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स भी नहीं चाहिए होंगे, स्पेस भी चाहिए होगा और लाइट भी चाहिए होगी। यानी हर चीज़ में जो हमारी रियल क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करेंगे। हमारी क्रॉप के लिए हर चीज़ क्या होगी? कम होगी जब ये भी साथ में होंगे, तो इसलिए इनको हटाना ज़रूरी होता है। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसकी वजह से, इन वीड्स की वजह से क्रॉप की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अगर हम इनको पहले ही नहीं हटाते हैं, जब हम अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, यानी हम अपनी क्रॉप को हटाएंगे जब वो पूरी ग्रो हो जाएगी, तो उसके बाद तो ये वीड्स भी हमारी क्रॉप के साथ आ जाएंगे। और ये जो वीड्स यानी कि जो घासें होती हैं, कैसी होती हैं? चाहे एनिमल्स को दें कोई अपनी क्रॉप या ह्यूमन बींग्स को दे, कैसी होती हैं? पॉइजनस, जहरीली होती हैं ये घासें। मान लीजिए अगर वीड्स नहीं हटाई गई और वो फिर हार्वेस्टिंग करते टाइम क्रॉप के साथ आ गई और क्रॉप के साथ ही किसी एनिमल या ह्यूमन ने उसको यूज़ कर लिया, तो वो कैसी होती हैं? पॉइजनस, जहरीली होती हैं। ठीक है, ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की हेल्थ पर असर पड़ेगा। आगे देखते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को हटाने के या उनको कंट्रोल करने के। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जी, जो हम सोइंग यानी कि बीज बोने से पहले जो हम सबसे पहले कर रहे थे क्या? टिलिंग। क्या कर रहे थे हम? सॉइल को टर्न और लूजन जो कर रहे थे टिलिंग के प्रोसेस से, उसमें भी जो वीड्स पहले से उसमें मौजूद थी हमारी सॉइल में, वो क्या हो जाती हैं? टिलिंग से सब उखड़ जाती हैं, सब टूट जाती हैं और सॉइल में मिट्टी की तरह ही मिल जाती हैं। एक तरीका तो वो होता है जो पहले ही हम टिलिंग कर देते हैं, उसके साथ जो भी वीड्स होती हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। और आगे, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। और जो वीड है, जो घासें हैं, हमें उन्हें कब हटाना चाहिए? इससे पहले कि घासें बड़ी हो जाएं, उन पर फूल आ जाए, उन पर बीज आ जाए, उससे पहले ही हमें घासों को हटा देना चाहिए। उससे पहले ही हमें वीड्स को हटा देना चाहिए। कब हटाना चाहिए हमें वीड्स को? उससे पहले हटाना चाहिए, इससे पहले कि जो हमारी वीड्स हैं उस पर फ्लावर या फिर सीड आ जाए। ठीक है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। एक तरीका तो ये होता है जिसमें कि फिजिकली रिमूव किया जाता है। मीन्स फार्मर होता है, वो बैठकर अपने हाथों से सारी घासें
तोड़ता जाता है, जो जो भी ज़मीन के पास होती हैं, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ जब वो आ जाती हैं वो फिर तोड़ देता है, फिर वो कभी और आ जाती हैं कुछ टाइम बाद, फिर वो उन्हें तोड़ देता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और वो किसकी हेल्प से तोड़ता है उन वीड्स को, उन घासों को, काय की हेल्प से, खुरपी की हेल्प से, काय की खुरपी की हेल्प से। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपलोड वीड, जी जो सीड ड्रिल थी, सीड ड्रिल, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वीड्स हैं उनको हटा सकते हैं। सीड ड्रिल किस काम आती थी, सोइंग के काम आती थी, काय के, सोइंग के काम, यानी बीज लगाने के काम। तो उसी सीड ड्रिल वाली मशीन से हम वीड्स भी हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और वीड को हम कुछ केमिकल डाल के भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्ड वीडिसाइड्स, और जो केमिकल डाल के हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं उन केमिकल को कहते हैं क्या, वीडिसाइड्स। आया समझ में, वीड्स को कुछ केमिकल डाल के भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स, ठीक है। लाइक 2,4-D, एग्जाम्पल इसका 2,4-D, एक केमिकल का नेम दिया है 2,4-D, ये क्या है, एक वीडिसाइड है। अगर हम 2,4-D अपने क्रॉप में डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वीड्स कंट्रोल रहेंगी, यानी 2,4-D क्या है, एक वीडिसाइड है। एग्जाम्पल है काय का, वीडिसाइड का, एक केमिकल है ये। These are sprayed in the field to kill the weeds, ये क्या होते हैं, जैसे वीडिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, अपनी फील्ड में स्प्रे किया जाता है ताकि जो सारी वीड्स हैं, जो भी सारी घासें हैं, वो सब क्या हो जाएं, किल हो जाएं, मर जाएं। They do not damage the crops, और ये क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये सिर्फ घासों को मारते हैं, क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and spray in the field with a sprayer, क्या होता है, जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको पानी के साथ मिलाए जाते हैं, यानी जो केमिकल्स होते हैं जिनको वीडिसाइड्स हम कहते हैं, जो घासों को मारते हैं, इनको पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर हमारी फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि जो भी सारी वीड्स हैं, जो भी सारी घासें हैं, वो सब क्या हो जाएं, मर जाएं। आगे देखते हैं, As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये बात पहले भी बता रखी है कि जो वीडिसाइड है या कोई भी तरीका है वीड्स हटाने का, वो हमें कब करना चाहिए, जो हमारी घास उगकर आई है उस पर, जो हमारी वीड्स हैं उस पर कोई फ्लावर आने से पहले या उस पर कोई सीड आने से पहले, हमारी वीड्स पर फ्लावर या सीड आने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, वीडिसाइड को स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, पर हाँ क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता वीडिसाइड, पर फार्मर की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है अगर फार्मर क्या बोलते हैं, एहतियाजी नहीं करता है तो। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसीलिए फार्मर को ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करने चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ, फार्मर को अपनी नोज़ और अपना मुंह बंद करके यानी ढक कर किसी क्लॉथ से तब ये स्प्रे करने चाहिए। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग द केमिकल्स, ये जो केमिकल है वीडिसाइड, इसको स्प्रे करते वक्त अपनी नोज़ और अपने माउथ को ढककर रखना चाहिए। जी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। चलिए पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले एक बार अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं। जो हमने अपनी क्रॉप, जो हमने सीड अभी उगोई थी, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने अपनी सॉइल को टिलिंग करा, यानी सॉइल को प्रिपेयर करा, उसके बाद हमने उसमें अपने बीज लगा दिए, सीड लगा दी, ये हो गया सोइंग, 2 स्टेप हो गए। उसके बाद हमने उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले, 3 स्टेप हो गए। उसके बाद क्या करा, हमने वीड्स हटा दी, सारी घासें हटा दी वीडिसाइड की हेल्प से, कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए, 4-5 स्टेप हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब जब सारी चीज़ रेडी थी, अब जो बीज था वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, एक क्रॉप बन गया पूरा, अब वो जो क्रॉप हमारी बनकर रेडी है, अब हम क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि हम उसकी क्रॉप को काट लेंगे अपनी, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक ज़रूरी टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि क्रॉप के कट करने को जब वो हार्वेस्ट हो जाए उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, क्रॉप को काट लो जब वो मैच्योर हो जाए, इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को काटने को, व्हेन क्रॉप इज़ मैच्योर, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए तो उसको काट लो, उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, क्या होता है हार्वेस्टिंग में, क्रॉप्स या तो उखेड़ी जाती हैं या फिर बिल्कुल ज़मीन के पास से काट ली जाती हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ क्रियल क्रॉप टू मैच्योर, क्रियल की जो क्रॉप होती है उसे बीज से पूरा बड़ा होकर मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 मंथ लगते हैं। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जी हार्वेस्टिंग यानी कि क्रॉप को काटना,
ये हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, क्रॉप काटने का जो प्रोसेस है, ये 2 तरीके से होता है, या तो मैनुअली यानी कि हाथ से, कैसे सिकल से, ये जो सिकल होता है इसकी हेल्प से, या फिर दूसरा होता है एक मशीन होती है हार्वेस्टर, हार्वेस्टर की हेल्प से। कौन सी चीज़ों से होता है हार्वेस्टिंग? 2 तरीक़ों से होता है, एक तो होता है सिकल, इसकी हेल्प से जो बन रहा है, और दूसरा होता है हमारी एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उसकी हेल्प से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जी अब जो हमारी क्रॉप आ गई है हार्वेस्ट होने के बाद, यानी हमने सारी काट ली हमारी क्रॉप हमारे पास है, अब वो जो सारी क्रॉप हार्वेस्ट होकर हमें मिली है, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। जी अब मान लीजिए किसी भी चीज़ की हमने क्रॉप ग्रो की थी, अब हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया है, अब उस पर जो भी सीड आई हैं, मान लीजिए अगर वीट की क्रॉप थी तो उस पर जो भी वीट्स आए हैं उसको हम उसकी जो क्या बोलते हैं पूरी क्रॉप होती है, पूरा प्लांट होता है, स्टेम होती है, लीव्स वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों से यानी उसके शेफ से अलग करने को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। काय को कहते हैं थ्रेशिंग? जो हमारी क्रॉप पर ग्रेन्स आए हैं उन ग्रेन्स को शेफ से अलग करने को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। आगे बात समझ में? जो हमारी क्रॉप है उस पर जो ग्रेन्स आए हैं उन ग्रेन्स को और जो बाकी शेफ बचा है उसको अलग करने के तरीके को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये जो थ्रेशिंग है ये एक मशीन की हेल्प से होता है जिसको कहते हैं क्या? कंबाइन। ये जो मशीन होती है क्या करती है? ये मान लीजिए हमारी क्रॉप है इस तरह से, ये जो बाकी का शेफ है इसको और जो हमें हमारा ग्रेन मिला है इन दोनों चीज़ों को क्या कर देगी? अलग कर देगी। ठीक है, ग्रेन एक तरफ आ जाएंगे और जो बाकी शेफ है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेशर। और ये जो कंबाइन वाली जो मशीन अभी हमने बताई थी ये तीनों काम करती है। क्या क्या काम करती है? यही मशीन हार्वेस्ट करती है, मीन्स क्रॉप को काटती है। यही मशीन क्या करती है? थ्रेशिंग करती है। थ्रेशिंग क्या करती है? मतलब यही मशीन ग्रेन और शेफ को अलग करती है। दोनों काम करती है ये मशीन। ठीक है, हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। आगे देखते हैं, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय शेफ बाय विनोइंग। जी जो मतलब जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है तो उनके पास कम क्रॉप होती है, तो कम क्रॉप के ग्रेन और शेफ को अलग एक और तरीके से किया जाता है जिसको कहते हैं विनोइंग। क्या? विनोइंग। यानी कि कम है अगर हमारे पास क्रॉप तो उस क्रॉप में से ग्रेन और शेफ को अलग एक और तरीके से किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? विनोइंग। आगे देखते हैं, जी हार्वेस्ट और थ्रेशिंग दोनों समझ में आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज कब होता है? स्टोरेज होता है मान लीजिए हमारी क्रॉप थी, हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया, मीन्स हमने उसे काट लिया, उसके बाद हमने उसमें थ्रेशिंग भी कर ली, मीन्स हमने उसमें अपने ग्रेन और शेफ अलग कर लिया। अब वो जो हमें ग्रेन मिले हैं, जो हमें ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। एक ज़रूरी टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अब जो हमने हार्वेस्ट करके जो अपनी ग्रेन्स निकाले हैं, अगर हमें उन्हें बहुत यानी काफ़ी लंबे समय तक अगर हमें उन्हें स्टोर करना है, रखना है, दे शुड बी सेफ़ फ्रॉम मॉइस्चर। उन्हें मॉइस्चर से बिल्कुल दूर रखना होगा, यानी मॉइस्चर से सेफ़ रखना होगा। मॉइस्चर क्या? यानी कि गीलेपन से। ठीक है, इंसेक्ट से बचा कर रखना होगा, रेट्स चूहों से बचा के रखना होगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा कर रखना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जब हमने मान लीजिए जो हमारे ग्रेन्स हैं हमने उन्हें हार्वेस्ट करा तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर यानी इनमें ज़्यादा गीलापन ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर जो हमने मान लीजिए हमने अपने ताज़ा ग्रेन्स निकाले और हमने उन्हें स्टोर कर लिया, और उसमें क्या कहा, अभी जो हम ताज़ा अपना ग्रेन्स निकालते हैं, फ्रेश जो ग्रेन्स निकालते हैं उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसको ड्राइंग यानी सुखाना पड़ता है। दे में गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। अगर हम नहीं सुखाएंगे तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, और फिर वो हेल्दी नहीं रहेंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए किसी भी ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले क्या करना पड़ता है? सन ड्राई यानी धूप में सुखाना पड़ता है, ताकि उनके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट पेस्ट होते हैं,
यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं जैसे कि घुन होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बैक्टीरिया से और फंगस से, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है हमारे ग्रेन्स को। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो काय में रखते हैं ग्रेन्स को, जूट के बैग में या फिर मेटेलिक बिन्स में रखते हैं। एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। लेकिन अगर हमें बहुत सारा ग्रेन स्टोर करना हो तो वो काय में स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है सिलोज में और ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट्स, ताकि वो जो भी पेस्ट हैं, हमारे रैट हैं या इंसेक्ट हैं, उनसे क्या रहें, प्रोटेक्ट रहें। सिलोज और ग्रेनरीज में, यानी बहुत सारा जो ग्रेन होता है, बहुत सारा ग्रेन कहाँ स्टोर किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है सिलोज में और ग्रेनरीज में। देखते हैं सिलोज और ग्रेनरीज। जी, ये रहे हमारे सिलोज और ये रही हमारी क्या, ग्रेनरीज। इस तरह से स्टोर किया जाता है। आगे देखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जब हम अपने घर में कोई फूड ग्रेन रखते हैं, मानिए हम अपने घर में चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, तो उसमें सूखी नीम की पत्तियां डालते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउंस। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पैसे माइक्रोस। जी, अब हम अपने घर में थोड़ा सा ग्रेन या कुछ भी रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सूखी नीम की पत्ती डालते हैं ताकि क्या हो, वो प्रोटेक्ट रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे जब हम ग्रेन इकट्ठा करते हैं सिलोज में या ग्रेनरीज में, तो उसमें क्या करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट, यानी ऐसे केमिकल्स डालने पड़ते हैं जिससे कि वो जो हमारी ग्रेन्स हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है और वो कैसे स्टोर किया जाता है, सब देखते हैं। या फिर कहाँ से मिलता है इतना ज़्यादा फूड एनिमल से, चलिए देखते हैं। जैसे कि काव है, बफलो है, फीमेल गोट है, फीमेल कैमल है, ये हमें क्या देती हैं, मिल्क फॉर एन एग्जाम्पल। और देख लेते हैं, फिश है, फिश क्या देती है हमें, मीट। उसके अलावा मान लीजिए बफलो है, वो भी क्या देती है हमको, मीट। उसके अलावा मान लीजिए चिकन है, उससे क्या मिलता है हमको, चिकन ही मिलता है। ठीक है, ये मतलब सारे एनिमल्स जो होते हैं ये हमें क्या देते हैं, ये सारा फूड देते हैं। अब ये सारा फूड इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे प्लांट हमें फूड देते हैं, ऐसे एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरह का फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है उनकी डाइट में। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें कौन सा फूड मिलता है, प्लांट से हमें बहुत सारे फूड मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। जी, जब हमें प्लांट से कोई फूड चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉप बनाते हैं। उस पूरी क्रॉप में हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। कैसे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन करते हैं, सोइंग करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इस तरह से भी हमने जितने भी स्टेप्स पढ़ते हैं, कितने ज़्यादा स्टेप्स आते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स। एनिमल्स जो है वो क्या किया जाते हैं, घरों में या फार्म्स में पाले जाते हैं। बट लेकिन उनके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या, जैसे कि हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। हम एनिमल्स अपने घर में पालते हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे घरों में हैंड्स पलती हैं या फिर बहुत सारे घरों में बफलोस पलती हैं, जिनकी वजह से हमें मिल्क मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमें इसमें भी कुछ हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो क्या, हमें उन्हें प्रॉपर फूड देना चाहिए। हमें अपने एनिमल्स को क्या करना चाहिए, प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर यानी कि रहने की जगह देनी चाहिए, और उनकी केयर करनी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, और जब यही काम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, यानी बहुत बड़ा फार्म है, उसमें बहुत सारी बफलोज रहती हैं, अब उन बहुत सारी बफलोज को फूड दिया जाता है, बहुत सारी बफलोज को शेल्टर यानी रहने के लिए जगह दी जाती है, उनकी केयर की जाती है। और जब इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। यानी यही काम जब लार्ज स्केल यानी बहुत सारे एनिमल्स के साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री। गॉट इट। चलिए, तो फिर आज हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के लिंक में मिल जाएंगे। तो सो प्लीज़, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And if you have any query, then ask me the question in the comment section. I will reply you. Thank you.